सभी को नमस्कार। कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, वसंत भाग 2 का पाठ 5 अपने 2 भाग पहले पढ़ लिए। आज हम भाग 3 उसको पढ़ेंगे। पाठ मिठाई वाला है, मिठाई वाला पाठ है, तो मिठाई बेचने वाला भी मीठी आवाज में आवाज लगाता है। एक गीत का अंतरा है ना, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। अब देखो ये मीठा बोलने वाला कितना उसके बखान होते हैं। आवाज निकालता है तो भी बहुत मीठी आवाज से आवाज निकालता है, आनंद आता है। इसमें अपने मुरली वाला भी आया है, मुरलियां बेचने के लिए। इनको फेरी वाला भी कहते हैं। कभी कोई गुब्बारों वाला भी आता है, बाजार में घूमते रहते हैं, मेला लगता है तब ये मुरली वाले गुब्बारों वाले सब घूमते रहते हैं अपनी सामग्री बेचने के लिए। इसी प्रकार ये जब फेरी वाले आते थे तब मुझे एक याद आ रहा है, 2 बालकों की कहानी। 2 बालक मैंने ऐसे देखे जिनका नाम भी ऐसा ही था, और वो आपस में दोनों जिद्दी प्रवृत्ति के थे और अपने अपने बखान स्वयं करते थे। एक का नाम था नेपाल और एक का नाम था मालदेव। जब वो आपस में बातों में टकराट करते थे तब एक कहता था मेरे नाम से नेपाल देश का नाम पड़ा है, तो दूसरा कहता था मेरे नाम से मालदीव देश का नाम पड़ा है। ऐसे, और दोनों साथ में खेलते कूदते, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे। और वे किसी एक संगठन से भी जुड़े हुए थे, वो शाम के समय खेलने के लिए जाते थे। वो नेकर पहन करके, हाथ में डंडे लेकर के, 2-2, 3-3 फीट के डंडे पास में लिए हुए, नेकर पहने हुए, बूट पहने हुए जब जाते थे, और उनको रास्ते में वो फेरी वाला कोई भी मिलता था उनके यूं घेरा लगा देते थे। घेरा लगा करके उनसे कहते थे आज बाबा क्या लाए हो? तो वो कहता था मिठाई लाया हूं, आज गुब्बारे लाया हूं, आज बंसी लाया हूं। तो वो बालक दोनों इतने मतलब माहिर थे बोलने में। वो कहते थे बाबा आज हम पैसे लेकर के नहीं आए हैं, आज हमको मिठाई दे दो ना, कल आपके पैसे दे देंगे। नेपाल भी कहता था और मालदीव भी कहता था, दोनों ऐसे बोलते थे। उससे फेरी वाले को बड़ा आनंद आता था कि कैसे बालक है ये, आज तो मेरे से उधार ले रहे हैं, कल पैसे देंगे। और वो खुश होकर के उन बालकों को वो मिठाई दे देता था और दूसरे दिन वो बालक उनको दे देते थे वापस। वो बालक जब गलियों से निकलते थे तो उनको जो भी लोग देखते थे घरों में, बालक कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और जब फेरी वाले को रोकते थे तो भी उनको देखने के लिए महिलाएं पुरुष वगैरह उनकी बातें सुनते रहते थे। ऐसे मतलब बालक बोलने में माहिर थे और उससे फेरी वाले से भी उधार माल ले लेते। तो इस प्रकार ये फेरी वालों को भी बालकों से बड़ा आनंद आता था। अपन ने इतने 2 भाग पहले पढ़ाए हैं, उसमें अब आज मैं तीसरा भाग प्रारंभ करने वाला हूं। तो इसमें प्रारंभ कर रहा हूं मैं कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, आप जानते हो रोहिणी कौन? चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। ये समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए वो थोड़ा। इसी समय उस मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी
बच्चों के प्रति वे स्नेह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। लेकिन आज 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ करके अपने बाल सुखा रही थी। बाल सुखा रही, आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानु लंबित है, इतने लंबे लंबे बाल। लंबे बाल किसके होते हैं आपको ध्यान है? देखो, औरत होती है ना, औरत के उपमा दी हुई है, पद्मिनी, कामनी, स्त्री, शंखनी। अब जब लंबे बाल जिसके एड़ी तक बाल होते, उसका एक अपने मारवाड़ी में श्लोक है, पद्मणी रे एड़ी केस, कड़िए केस कामणी, स्त्री रे मोरे केस, कोने केस शंखणी। ऐसा अपने यहाँ कहा है। कोई पद्मणी औरत होती है, उसमें ऐसे लक्षण होते हैं, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, एड़ी तक बाल होते हैं। कामणी जो जिसके लक्षण होते हैं, उसके कमर तक बाल होते हैं, और स्त्री के जो लक्षण होते हैं, उसके पीठ तक बाल होते हैं। और आजकल आपने देखा होगा, कानों तक भी बाल लगते हैं, तो उनको अपने मारवाड़ी में क्या कहते हैं? काने केस शंखणी। ऐसा मतलब ऐसा कहा हुआ एक श्लोक में। तो ये इतने लंबे बाल रोहिणी अपने मकान के ऊपर चढ़ करके फिर वो सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतरी, और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ उसको, मिठाई वाले को। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। यानी उसको बुलाओ, मैं मेरे घूंघट की ओट में मैं बैठी रहूंगी, आप उसको बुलाओ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी है, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है मां ये मिठाई, जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की सोडा देता हूं। ऐसे वो मिठाई वाला अपनी मिठाई की बखान कर रहा है और कहता है, मैं 1 पैसे के 16 गोलियां देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रे। और वो रोहिणी अपनी दादी को पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, 4 पैसों की मांगी उन्होंने। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं है। दादी कहती है, मुझे मोल भाव करना नहीं आता है, भाई दे दे, अब 25 नहीं तो 20 तो दे दे। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपला मुंह समझते हो आप, जिनके मुंह में दांत नहीं होते, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो मुंह के अंदर यूं चमड़ी अंदर हो जाती है, पोपला मुंह हो जाता है। तो वो पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ती है। दादी के हंसती हुई कहती है कि 25 नहीं तो 20 दे दे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, चिक यानी घूंघट की आड़ से बोली, पहले ये मिठाई वाले बेचने आए थे या कोई पहली चीज लेकर आए?
तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से डूब कर बोला। उसको खुशी भी हुई, संशय भी हुआ, विस्मय भी हुआ। और इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी भी मन में ये विचार कर रही थी कि ये आवाज़ वही आ रही है जो पहले मुरली वाला मुरलियाँ वगैरह लेकर आया था, खिलौने लेकर आया था। अब तो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ मुझे संतोष होता है, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो कैसे, वह भी बताओ। उन्होंने कहा, वह भी बताओ, आपको कैसे सुख कैसे मिलता है क्या? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन्हें बातों को सुनकर आपको दुख होगा। उनको मिठाई वाले ने अपनी दादी को भी कहा और उस रोहिणी को भी कहा कि आप ये मेरी बातें मत पूछो, आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। रोहिणी ने कहा, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। आप बताओ ना। वो मिठाई वाला अतिशय गंभीरता के साथ, मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मेरे मकान थे, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, इतनी मेरी चिंता करती थी वो। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है मेरे। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों के खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। मैंने ये विचार करके ये ऐसा धंधा हाथ में लिया है कि कहीं न कहीं मेरे बालक मिलेंगे। मैं बालकों को देख करके मैं यही समझूंगा कि मेरे ही है ये बालक। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मेरे घर में भी ऐसे बहुत अटखेलियाँ करते थे वो बालक, वो नहीं रहे, अब मैं इन बालकों में देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय ये बातचीत चल रही थी, इसी समय रोहिणी के पुत्र चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़ करके बोले, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई। तो वो मिठाई वाला कहता है, मुझसे लो बेटा, इधर आओ। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे आगे किए और मिठाई वालों को दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, रवाना हो गया। और उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ऐसे चलता कहता हुआ वो मिठाई वाला चला गया। कितना आनंद आता है इस कहानी में। भगवती प्रसाद जी वाजपेयी ने कैसी सुंदर कहानी लिखी है, बहुत ही आनंद आता है। और वास्तव में एक मिठाई वाले का कितना दर्द है, और एक अपने घर की जो सुख सुविधाएं वैभवता थी, और उसमें फिर उसके हिसाब से घर में घुट घुट करके मरना नहीं, वो मिठाई के हिसाब से बालकों में ही ऐसा काम मिठाई का, मुरली का करता हुआ अपना संसार बिता रहा है। ऐसा ये पाठ है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न करूंगा, आप बताएंगे। बहुत प्रश्न है, स्वर कैसा मीठा है, बहुत दिनों बाद सुनाई दिया, ये शब्द किसने कहे थे?
किसके हैं ये शब्द? रोहिणी के। बहुत अच्छा, ये रोहिणी ने कहा था कि ऐसा मीठा स्वर है, बहुत दिनों के बाद सुनाई दिया। दूसरा प्रश्न है, ऊपर वाला में वाला से पहले लगा शब्द है, क्या है भाई? ऊपर वाला शब्द लिखा है, उसमें वाला, वाला से पहले शब्द लगा है, उसको क्या कहेंगे अपने व्याकरणीय भाषा में? उपसर्ग। बहुत अच्छा, उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? ऊपर, ऊपर, ये उपसर्ग है। अब मैं आपको घर पर करने के लिए गृह कार्य दूंगा। ये गृह कार्य अच्छी तरह से करना, अब समझना। पहला प्रश्न है, छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि कौन सुखा रही थी? रोहिणी। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है, ए मिठाई वाला इधर आना, ये शब्द किसने कहे थे? दादी माँ ने। बहुत अच्छा, दादी माँ ने उसको बुलाया था, इसलिए कहते ए मिठाई वाला इधर आ। तीसरा प्रश्न है, मिठाई वाले का पुराना इतिहास क्या रहा है? मिठाई वाले ने सुनाया था ना दादी माँ के रोहिणी के सामने, उसने कहा था उसका पुराना इतिहास, मैं भी नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे, मेरी सुंदर स्त्री थी, 2 बालक थे, बहुत अच्छा वैभवतापूर्ण जी रहता है, ऐसा उसका इतिहास रहा है। चौथा प्रश्न है, इस पाठ में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के 10 शब्द लिखने। अब आप लिख सकते हो कि नहीं? संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा को संज्ञा कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वो सब लिखने हैं, ये वस्तु के नाम वगैरह। और सर्वनाम में, सर्वनाम कौन से होते हैं? वह, यह, ये, उनका, उसका, ऐसे जो शब्द है वो सर्वनाम है, ऐसे 10 शब्द लिखना। और विशेषण, जो विशेषण किसी की विशेषता बताते हैं, जो शब्द लगते हैं, जैसे झपटकर, सुंदरता, ये शब्द आते हैं ना, ऐसे ये सब विशेषण है, ये शब्द लिखने हैं। इस पाठ में जो विशेषण आए वो लिखना, संज्ञा आए, सर्वनाम आए, उनके 10 शब्द लिखना है आपको। पांचवा प्रश्न है, हाट, मेले, शादी में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, उनको लिखना। हाट यानी छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए बैठे थे, वो हाट कहलाती है, दुकानें। मेले, मेले में जाते हो तो उसमें कौन सी आपको अच्छा लगता है वो लिखना है। शादी में आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कोई सजावट की है या अन्य है, वो सब जो आपको आकर्षित करती है उनको लिखना है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न आप गृह कार्य में करेंगे। अच्छी तरह से समझना, ये मिठाई वाला पाठ बहुत सुंदर था, और आप अच्छी तरह से एक एक प्रश्न कॉपी में भी करना है और समझना, याद करना। नमस्कार।